नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपनी इस करंट अफेयर की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाल ही में घटित घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वो अपने जो आने वाली एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हाल ही में किस संस्था द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। दोस्तों, अपने सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है भारतीय रेलवे द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा, भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा या भारतीय जल विभाग द्वारा। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारतीय रेलवे द्वारा। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा है वो स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो अपने जो 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर के मध्य का जो समय है, भारतीय रेलवे जो है वो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य का जो समय है उसको स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मना रहा है। इस पखवाड़े में जो प्लास्टिक से निर्मित जो भी कचरा होता है उसका निवारण के लिए भारतीय रेलवे जो है वो अपने जितने भी संस्थान हैं भारतीय रेलवे के, जैसे रेल पटरियाँ, स्टेशन हो गए, रेल पटरियाँ हो गई, जो भी रेलवे के कार्यालय हैं उनकी रेलवे कॉलोनीज वगैरह हैं, जितने भी अन्य संस्थान हैं उनको प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन कि जो भारतीय रेलवे द्वारा अपना जो सही आंसर था वो है भारतीय रेलवे द्वारा 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। क्यों मनाया, किसके साथ मिलके? दोस्तों, ये देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजित किया था। दोस्तों, ध्यान रखना, सेमिनार नहीं, वेबिनार का आयोजन किया है। और इस वेबिनार का आयोजन किस वजह से किया है कि अभी जो हाल में कोविड-19 महामारी चल रही है, कोविड-19 महामारी के कारण 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलने वाले 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत के लिए वर्चुअल माध्यम से, कौन से माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। और इस दौरान सभी जो जोनल रेलवे मुख्यालय हैं, रेलवे के जो भी जोनल रेलवे के जितने भी मुख्यालय हैं उन मुख्यालयों पर, मंडल कार्यालयों पर तथा अन्य जो प्रतिष्ठान है रेलवे के, उनके कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया है। और इस पखवाड़े के दौरान क्या होगा दोस्तों, अभी अपने चर्चा की थी, जो प्लास्टिक का जो कचरा होगा उसके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशन, ट्रेन, पटरियों और कॉलोनियों और अन्य जो रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई पर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, इस पखवाड़े के अंदर रेलवे द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के माध्यम से। और इसमें जो रेलवे के जितने भी मंडल हैं उसमें से रेलवे ने उत्तरी रेलवे जो है उसके माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण के पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। दोस्तों, इसमें अपने 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो रेलवे है अपना भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से स्वच्छता और पर्यावरण अभियान शुरू किया था। तो उसमें जो अपना पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ मिलकर, और मुख्यालय का नाम आए तो उत्तर रेलवे के द्वारा, और कौन सा पखवाड़ा मनाया? स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। और इस पे कौन से कचरे का है? तो वह प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के लिए ये प्रोग्राम जो पखवाड़ा है वो मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है मिजोरम। तो दोस्तों, पहले अपन देखते हैं ये ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है। दोस्तों, ऑल इंडिया हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ये 2020 में अब तक पहली बार इसका मतलब ये रिपोर्ट जारी की गई है। और किसका कारण की गई है कि हाल ही में जो कोविड-19 महामारी आई है उस महामारी में लोगों की जो खुशहाली है, कौन सा राज्य पे मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ा है, कौन से लोग इस कोविड-19 के समक्ष अपने आप को सामने लेके आए हैं, अपने आप को खुश रखने का
प्रयास कर रहे हैं। इस माध्यम से इस कारण से इस रिपोर्ट को एनालाइज किया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो इसका अपना जो आंसर होगा वो है मिज़ोरम में। मिज़ोरम जो है वो इस रैंकिंग में पहले स्थान पे आया है दोस्तों। मिज़ोरम जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे जो है वो है पंजाब, और पहले स्थान पे मिज़ोरम। तीसरे स्थान पे अंडमान निकोबार आया है दोस्तों, अंडमान निकोबार। दोस्तों इस रैंकिंग में क्या, इस रैंकिंग में इन्होंने इसको अलग अलग पार्टों में बांटा है कि संयुक्त जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो श्रेणी आ रही है उसमें जो पहले स्थान पे आया है उसमें मिज़ोरम आया है, दूसरे पे पंजाब आया है, तीसरे पे फिर अंडमान निकोबार समूह आया है। और इसमें जो दूसरा इन्होंने दिया है उसमें सबसे बड़े जो राज्य हैं उनकी रिपोर्ट अलग से निकाली है, जिसमें पंजाब पहले स्थान पे है, और एक जो छोटे राज्य हैं उनकी रिपोर्ट में देखें तो मिज़ोरम पहले स्थान पे है, और जो केंद्र शासित प्रदेश अपने जो आ रहे हैं उनके अंदर पहले स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों इसकी व्याख्या अपन देखते हैं, तो इसकी व्याख्या में चलते हैं। तो देखिए अपना जो सही आंसर था मिज़ोरम, तो इसमें देखते हैं कि खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव रहा है, खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव है, और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर, विचारशील नेता जो अपनी जनता के बारे में सोचते हैं कि भाई ये जो कोविड-19 महामारी है इस वजह से अपनी जनता को कोई परेशानी नहीं आ रही है, या फिर जो जनता है वो खुश तो है, इसके लिए इसके अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो पहली है कौन सी हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो ये पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट है जो 2020 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट को किसने इसको रिपोर्ट को तैयार करवाया है, तो ये जो अध्ययन था मतलब खुशहाली के ऊपर जो है अध्ययन किया गया है, जिनके देखरेख में ये प्रोग्राम चला था, तो वो हैं राजेश कुमार पिलानिया। दोस्तों राजेश कुमार पिलानिया है, ये एक प्रोफेसर हैं, और इनके द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान, कब किया गया, मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ, मतलब इनकी जो टीम थी, राजेश कुमार जो पिलानिया है इनकी जो टीम थी उसमें 16,950 लोग थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको उनकी पूरी की एक रिपोर्ट तैयार की है, के साथ राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। मतलब जो पूरे राष्ट्र का एक साथ सर्वेक्षण किया है, किन्होंने किया था, राजेश कुमार पिलानिया और उनकी टीम ने, जिसमें 16,950 लोग शामिल थे। मार्च और जुलाई के आंकड़े, मार्च से जुलाई के आंकड़े हैं, वो मार्च और जुलाई के दौरान, मतलब मार्च से जुलाई के मध्य का जो समय था, इस दौरान ये पूर्व उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे। दोस्तों मैंने अभी चर्चा की थी कि ये जो खुशहाली जो रैंकिंग थी इसको उन्होंने चार या 5 डिवाइडों में अलग अलग बांटा था, जिसमें था कि सबसे पहले तो ये था कि राज्य और केंद्र शासित में संयुक्त रूप से पहले स्थान पे कौन रहा था, तो संयुक्त रूप से जो पहला स्थान है वो किसका है, मिज़ोरम का। पहला स्थान किसका है, मिज़ोरम का। दूसरा है पंजाब का। तीसरा है अंडमान और निकोबार का। इसके आगे उन्होंने बड़े राज्यों में कि भाई बड़े राज्यों में पहले स्थान पे कौन है, भाई इन्होंने अलग अलग निकाल दिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त रूप से कौन है, बड़े राज्यों में कौन है, छोटे राज्यों में कौन है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, और इस जो कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव कौन से राज्यों में पड़ा है, तो वो भी अपन इसमें देखते हैं। बड़े राज्यों में पहला कौन सा था, तो पंजाब, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना। और जो छोटे राज्य जो हैं उनमें पहले स्थान पे कौन सा है, तो मिज़ोरम है, दूसरे पे सिक्किम आता है, और तीसरे पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो इनकी जो रैंकिंग आ रही है उसमें जो पहले स्थान पे आ रहा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे पे है पुदुचेरी, और तीसरे पे है लक्षद्वीप समूह है। दोस्तों ये खुशहाली जो पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में सबसे पहले पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है दिल्ली, और तीसरे पे कौन सा है, हरियाणा। हाँ दोस्तों, खुशहाली पर जो कोविड-19 का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है इन 3 राज्यों पे, जिनमें सबसे पहले आता है अपना महाराष्ट्र, दूसरे पे आता है दिल्ली, और तीसरे पे आता है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो इस कड़ी में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मानव पूंजी सूचकांक, कौन से, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शामिल देशों में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों इसमें अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 92, दूसरा है 104, तीसरा है 116 और चौथा है 120। तो दोस्तों पहले अपन ये देखते हैं कि मानव पूंजी सूचकांक होते क्या हैं, जारी कौन करता है। दोस्तों मानव जो पूंजी सूचकांक है वो विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी।
इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अब मानव पूंजी सूचकांक की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो वह विश्व बैंक करता है। इस मानव पूंजी सूचकांक में क्या शामिल होते हैं? तो वो होते हैं मतलब जो जितने भी देश हैं उनके जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा से जुड़े हुए आंकड़े होते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो आंकड़े होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। आंकड़े, इनके आधार पर ही मानव पूंजी सूचकांक की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा जो अपन एक और चीज़ देखें कि इस जो 2020 था उसमें कितने देश शामिल थे? तो कुल जो थे वो 174 देश इसमें शामिल थे। ठीक है, जिसमें अपने जो भारत की रैंक आई थी वो कौन थी? 116 थी। भारत की रैंक इसमें कौन सी थी? 116 थी। दोस्तों इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो सूचकांक जारी करते हैं इनमें प्रत्येक देश को ये जो नंबर देते हैं कितने इसमें से देते हैं? ये 0 से 1 नंबर के बीच इनकी जो रैंकिंग रखी जाती है। मतलब रैंकिंग मतलब इनकी कौन सा देश है जो 0 से और 1 के मध्य में, जो देश एक के पास में होता है, वो मानव सूचकांक में ऊपर होता है, और जो 0 की जो नीचे की तरफ होता है, जितना 1 से दूर होता है या फिर अपन कह सकते हैं 0 के जितना पास होता है वो उस रैंकिंग में जितना ही नीचे होता है। दोस्तों इसमें जो अपने भारत को जो मिला था, भारत को जो इसमें जो अंक मिले थे सारणी में वो थे 0.49। ठीक है दोस्तों, भारत का नंबर कौन सा था? 116वां नंबर। ठीक है, इसी कड़ी में जो पहले नंबर पे था, 1 नंबर पे कौन सा देश था? तो 1 नंबर पे इस कड़ी के अंदर था इसमें देखते हैं कि इसमें 1 नंबर पे कौन था और 2 नंबर पे कौन था। दोस्तों अपना जो सही आंसर था वो था 116। विश्व बैंक ने किसके द्वारा जारी किया था? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ह्यूमन कैपिटल इन द कोविड-19, मतलब इसका जो शीर्षक था वो क्या था? ह्यूमन कैपिटल इन द ऑफ कोविड-19। ह्यूमन कैपिटल कोविड-19 के अंदर मानव विकास सूचकांक क्या है? ठीक है दोस्तों, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। मानव पूंजी सूचकांक जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। किनके बीच है? तो वह ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक जो 2020 है इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो इसमें कुल 174 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत 116वें स्थान पर रहा था। भारत कौन से स्थान पे? 116वें स्थान पर रहा है। इनमें इस सूची में सिंगापुर 1 नंबर पर रहा है। सिंगापुर 1 नंबर पे रहा है, जिसका स्कोर क्या रहा था? 0 से 86, 0.86 इसका स्कोर रहा है। पहले नंबर पे स्कोर मैंने भी आपने चर्चा की थी, इसका जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य इनका स्कोर होता है। 0 से पास वाला सबसे नीचे, और 1 के पास जितना स्कोर में जितना हाई होगा वो टॉप पे होगा। तो इस सूची में जो टॉप पे है वो कौन है? सिंगापुर है। और सिंगापुर का जो स्कोर है वो कितना है? 0.86 सिंगापुर का स्कोर है, और इस स्कोर के साथ वो टॉप पे है, पहले स्थान पे है। दोस्तों दूसरे नंबर पे इसमें 2 देश हैं। कौन कौन से हैं? हांगकांग और चीन। हांगकांग और चीन का जो स्कोर है वो है 0.81 स्कोर के साथ चीन और हांगकांग इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे हैं। और इसका तो तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो जापान। कौन सा देश है दोस्तों? तो जापान 0.80 स्कोर के साथ इस सूची में तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर है। और भारत को कितने अंक मिले थे इसमें? तो भारत को इसमें मिले थे 0.49 अंक हासिल किए थे। दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक 2020 के बारे में अपन जानते हैं कि इसमें इन्होंने क्या रखा है। वर्ष 2020 में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट में मार्च 2020 तक दुनिया के 174 देशों की 98% आबादी को कवर करने वाली स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा शामिल है। दोस्तों ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसमें 174 जो देश हैं उनके 98% आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा के डाटा इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों HCI इस बात पर प्रकाश डालता है। HCI का अपन देते हैं फुल फॉर्म देते हैं, तो इसकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, HCI को क्या बोलते हैं? ह्यूमन
कैपिटल इंडेक्स। HCI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम, वर्तमान में जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं उनके परिणाम कैसे श्रमिकों को अगली पीढ़ी की उत्पादकता का आकार देते हैं। दोस्तों अपन ये देखते हैं कि वर्तमान में जो अपने जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, इसी के आधार पर भविष्य में ये पता चल सकता है कि जो आने वाले आने वाला जो बाहुबल जो तैयार हो रहा है, श्रमिक जो तैयार हो रहे हैं, श्रम बल जो तैयार होगा देश के लिए काम करने वालों के लिए, वो कैसा होगा। दोस्तों अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो श्रम बल अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी है तब उनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से इस रिपोर्ट का आधार मानकर, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा को ही आधार मानकर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। दोस्तों इस कड़ी में जो अपने आगे वाला क्वेश्चन है वो है कि किसने 2020 डिटेन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। किसने 2020 डिटेन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इसमें अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रोफेसर शोकसेनी, दूसरा है मार्गरेट एटवुड, तीसरा है मोहन स्वरूप और चौथा है आइजैक मैस्वो। तो दोस्तों जो हाल ही में डिटेन लिटरेरी पीस प्राइज जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसने जीता है, तो वो मार्गरेट एटवुड ने जीता है। किसने जीता है? मार्गरेट एटवुड ने जीता है, जो एक लेखिका हैं और इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखते हैं पहले जो अपना सही आंसर था वो है मार्गरेट एटवुड ने। और मार्गरेट एटवुड ने 2020 में डेटन लिटरेरी प्राइज अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह जो पुरस्कार होता है ये किसके लिए दिया जाता है? ये शांति के लिए, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति, किसकी शक्ति है? तो वह साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है? तो वह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ाने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। इस सम्मान का नाम जो है वो वर्ष 1995 के ये जो बोस्नियाई शांति समझौता हुआ था, ये किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है दोस्तों। बोस्नियाई शांति समझौता अमेरिका से संबंधित है कि अगुवाई करने वाले दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है। मतलब जो बोस्नियाई शांति समझौता हुआ था इसमें जो अमेरिका के राजनयिक थे जो उन्होंने इसकी अगुवाई की थी, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। और जो डिटेन लिटरेरी पीस प्राइज अवार्ड है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और ये जो पहला पुरस्कार था ये कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था। दोस्तों कब दिया गया था? 2006 में इसका पहला पुरस्कार दिया गया था। अपन देखते हैं कि मार्गरेट एटवुड के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्गरेट एटवुड जो है वो एक कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका हैं। इनके क्या हैं? एक लेखिका हैं जो मतलब कविता लिखती हैं, कथा है, गैर काल्पनिक निबंध हैं, हास्य पुस्तक हैं। इनके राइटर हैं, इनकी लेखिका हैं। और इनकी जो हाल ही में एक इन्होंने उपन्यास निकाला था जिसका नाम था द हैंडमेड्स टेल। द हैंडमेड्स टेल इन्होंने एक उपन्यास निकाला था जो कि डायोस्टिनियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कब का? 1985 का उनका एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जिसका नाम था द हैंडमेड्स टेल। द हैंडमेड्स टेल, अगर अभी क्वेश्चन आए अपने एग्जाम में कि द हैंडमेड्स टेल नामक उपन्यास के लेखक हैं तो वो हैं खुद मार्गरेट एटवुड। 1985 में लिखा था। इस उपन्यास में ऐसा क्या था? इस उपन्यास में था कि अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया गया। मतलब इस उपन्यास में ये बताया गया है कि एक अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी कैसे महिलाओं के सहयोग से महिलाओं को मजबूत करके उनका सहयोग प्राप्त करके कैसे एक सरकार को उखाड़ के फेंका गया। दोस्तों इसी कड़ी में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि एशियाई गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? एशियाई गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? ऑप्शन अपने पास 4 दिए हुए हैं। पहला है विकास खन्ना, सुमित नागल, नरेंद्र मोदी और सोनू सूद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विकास खन्ना। एशियाई गेम चेंजर अवार्ड जो है वो एक अमेरिका की है, अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था है। इसका नाम है एशिया सोसाइटी।
एशिया सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो है वो अमेरिका की एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका नाम है एशिया सोसाइटी, जिसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अवार्ड दिया कब से जा रहा है, तो ये अवार्ड 2014 से प्रारंभ है, 2014 से प्रारंभ। ठीक है, और 2014 से अब तक जितने भी अवार्ड मिले हैं इसमें विकास खन्ना जो हैं, विकास खन्ना है ये पहले भारतीय हैं विकास खन्ना जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनको विकास खन्ना को मिला क्यों अवार्ड है कि इनकी एक संस्थान है, क्या नाम है उस संस्थान का, उस संस्थान का नाम है फीड इंडिया। फीड इंडिया जो है, इनकी फीड इंडिया वो क्या करती है, वो जो मतलब गरीब लोग हैं, जो जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उन लोगों को एक खाना अवेलेबल करवाते हैं। और जो कोविड-19 महामारी की वजह से जिन लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, उस वक्त इस जो फीड इंडिया संस्थान के द्वारा विकास खन्ना ने लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया है। इस वजह से एशियाई जो सोसाइटी है, इन्होंने विकास खन्ना को एशियाई गेम चेंजर अवार्ड के रूप में ये अवार्ड जो है वो इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बारे में थोड़ी और देखते हैं चर्चा। भाई अपना जो आंसर था वो था विकास खन्ना। विकास खन्ना क्या एक शेफ़ हैं, जाने माने शेफ़ हैं जो कुकिंग करते हैं, बड़े बड़े मतलब विभिन्न प्रकार के जो खाने के भी डिशेज़ हैं वो बनाते हैं। इनको क्या किया गया, एशियाई गेम चेंजर अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान, अभी अपन ने चर्चा की थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया, जिसके बारे में अभी अपन ने जस्ट चर्चा की है, फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। और ये अब तक चुने गए 6 सम्मानों में से एकमात्र भारतीय हैं। 2014 के बाद से अब तक जितने भी सम्मान दिए गए हैं उनमें एकमात्र भारतीय हैं जिनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विशेष इसलिए है कि विकास जो खन्ना है वो हाल ही में अमेरिका में जो इनका अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनका खुद का घर है, वहाँ रहते हुए इन्होंने इंडिया में ये अभियान चलाया था। और वहीं से इस अभियान को वहीं से इस अभियान की देख रेख कर रहे थे, और इस वजह से ये सक्सेस जो अभियान था इनका वो सक्सेस रहा था। इसका विकास करना भारत से हज़ारों मील न्यूयॉर्क में अपने विशाल भोजन वितरण अभियान का सफलतापूर्वक उन्होंने अपने न्यूयॉर्क के घर से चलाया था। अमेरिका के गैर लाभकारी संगठन एशिया सोसाइटी, दोस्तों अभी अपन ने चर्चा की थी कि अमेरिका के गैर लाभकारी संगठन है एशिया सोसाइटी, जिसके द्वारा 2014 से एशिया में भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले, कहाँ, एशिया के भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले सच्चे नेताओं की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। मतलब अपने जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आ रहा है, जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उन व्यक्तियों को एशिया गेम चेंजर अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस कड़ी में जो अपना अगले वाला क्वेश्चन है वो है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का संबंध किस राज्य से? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन अपने पास 4 दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। दोस्तों आंसर चलने से पहले अपन देखते हैं कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है क्या आखिर। दोस्तों ये है कि जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है इसका सही आंसर जो है वो गुजरात है। गुजरात सरकार ने गुजरात सरकार ने ग्रामीण, इसमें कुल ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 और शहरी क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में 50,000 ग्रुप बनाए हैं। मतलब कुल इनके 1 लाख ग्रुप हो गए हैं, 1 लाख ग्रुप बोल सकते हैं अपन, जो 1 लाख ग्रुप हो गए, जिसमें प्रत्येक ग्रुप के अंदर प्रत्येक ग्रुप में क्या है, 10 महिलाओं का एक ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 10 महिला सदस्य होंगी।
अब इनको 50,000 जो 1 लाख ग्रुप बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं? ताकि प्रत्येक ग्रुप में महिला कितनी होंगी? 10 महिलाएं होंगी, और प्रत्येक ग्रुप को बिना ब्याज ऋण प्रदान किया जाएगा। बिना ब्याज ऋण प्रदान किया जाएगा। और इसकी जो ब्याज राशि होगी वो किसके द्वारा वहन की जाएगी? इनका जो ब्याज है वो अपने जो गुजरात सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। गुजरात सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन कि अपना जो सही आंसर था वो है गुजरात। कि भाई जो महिलाओं के समूह, जो अपना जो ये समूह था वो कहाँ है? गुजरात में है। और जो ये योजना थी, ये योजना महिलाओं के समूहों को बिना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। मतलब ये जो अपना संगठित योजना थी, इस योजना में क्या होगा? इस योजना में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत अभी अपने चर्चा की थी, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 संयुक्त देखता हुआ अर्निंग समूह, जिसको अपन बोलते हैं मतलब जॉइंट लायबिलिटी अर्निंग समूह है। ठीक है, संयुक्त देयता और अर्निंग समूह है, इसका गठन किया जाएगा। और इसके जो प्रत्येक ग्रुप है, इस प्रत्येक ग्रुप में क्या होंगी? 10 महिला सदस्य होंगी। जो समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। जो प्रत्येक समूह है उसको सरकार द्वारा ही ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, और जो इसका ब्याज होगा वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है। मतलब जो गुजरात सरकार है वो इसके लिए क्या कर रही है? वो बैंकों के साथ इसको डील कर रही है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है, बैंकों से जुड़ने जा रही है, ताकि जो बैंक हैं वो इन महिलाओं समूहों को लोन अवेलेबल करवा सके। और इन महिलाओं को समूह को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ़ करने का भी निर्णय लिया गया है। दोस्तों, ऋण जब प्रदान किया जाता है तो उसमें जो स्टाम्प शुल्क लेने वाला होता है उसके लिए भी सरकार ये चाह रही है कि इन महिलाओं के समूह का वो स्टाम्प शुल्क भी अपन माफ़ कर दें, स्टाम्प शुल्क भी इनसे नहीं लिया जाए। दोस्तों, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय भाई आर रूपाणी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय भाई आर रूपाणी। और जो गुजरात में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत अभी गुजरात के हाल ही में राज्यपाल हैं, और विजय भाई आर रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अपन इस कड़ी में देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेट मिला है? दोस्तों, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ONGC, दूसरा है BHEL भेल, तीसरा है HACL, चौथा है HOCL। दोस्तों, इनमें से जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अभी हाल ही में मिला है वो मिला है HOCL को, जिसकी फुल फॉर्म है अपन बोल सकते हैं हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। HOCL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इसका स्थान कहाँ है? स्थान है इसमें कोची, केरल। कोची, केरल में। ठीक है, अपन एक चीज़ और जानते हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो एक जिसको अपन बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान है। इसकी स्थापना कब से हुई थी? तो अपन इसकी स्थापना देखते हैं। 1 अप्रैल 1987।
1 अप्रैल 1987 से 87 में भारतीय जो मानक ब्यूरो संस्थान है वो अस्तित्व में आया था। उससे पहले जो भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान था वो था भारतीय मानक संस्थान के रूप में काम करता था। भारतीय मानक संस्थान के रूप में पहले काम करता था। उसके बाद 1 अप्रैल 1987 से इसका नाम परिवर्तन करके इसको भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो अपने इसके अधिकार क्षेत्र में 14 विभाग आते हैं। 14 विभागों में अपन चर्चा बता सकते हैं कि भाई जो इसमें रसायन विभाग आ गया, फूड, कृषि, स्वास्थ्य चिकित्सा आ गया, और इंजीनियरिंग आ गया, मैकेनिकल आ गया, सिविल आ गया। ऐसे कुल मिलाकर इसमें 14 विभाग इसमें कार्यरत हैं, जिनमें जो अपन जो भी व्यवहार में जो भी चीज़ें लेके आते हैं उनका जो मानक है उनमें उनका पूरा परीक्षण करने का जो है कार्य करता है वो है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो उनको एक मानक चिन्ह प्रदान करता है जो इस बात का सबूत होता है कि ये जो उत्पाद हैं ये मतलब जांच कर लिए गए हैं प्रयोगशाला में, इनको ये अपने जो इनके गाइडलाइंस है उनके ऊपर खरे उतरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अपन इसकी व्याख्या में चलते हैं तो देखते हैं कि HOCL रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। HOCL जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो है वो रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस आने वाली सार्वजनिक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड को उसके सभी उत्पादों के लिए, मतलब हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड है, ये जो भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जितने भी इसके उत्पाद हैं, खासकर रसायन के लिए यह मेन है केमिकल्स, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के प्रमाणन प्रदान किया गया है। HOCL जो है उसकी अपनी स्थापना के बाद से रसायन के निर्माण में अग्रणी रहा है। दोस्तों किसके निर्माण में, अभी अपन ने चर्चा की थी कि रसायन के निर्माण में ये बहुत ही अग्रणी संस्था है, और यह कंपनी भारत सरकार की मेक इन इंडिया, दोस्तों मेक इन इंडिया जो अभियान था वो कब चलाया गया था, 2015 में। इस पहल का समर्थन है उसका कार्यान्वयन कर रही है। क्या कर रही है, पहल मेक इन इंडिया के तहत ही मेक इन इंडिया का समर्थन कर रही है और उसके अकॉर्डिंग ये एक अपना कार्यान्वयन कर रही है। यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है जिसकी केरल के कोच्चि में विनिर्माण इकाई चल रही है। दोस्तों रसायन उद्योग की जो शीर्ष इकाई है वो कौन सी है, HOCL है, और केरल के कोच्चि में इसकी जो विनिर्माण इकाई है वो कहाँ है, केरल के कोच्चि शहर में है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल केमिकल उद्योग। विशेष रूप से कौन सा है, फार्मास्यूटिकल उद्योग है में जहां उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास के परिणाम के रूप में इसे अपने सभी उत्पादों के लिए BIS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस कड़ी में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 4 अपने पास ऑप्शन है, 18 सितंबर, 20 सितंबर, 19 सितंबर और 21 सितंबर। दोस्तों रेड पांडा से अपन लोग पढ़ते हैं कि जो लाल आंकड़ों की किताब है जिसको अपन बोलते हैं रेड डाटा बुक बोलते हैं, उसमें रेड पांडा एक संरक्षित जीव, मतलब लुप्तप्राय जो जीव है उसकी श्रेणी में रेड पांडा आता है, और इसके संरक्षण के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, लोगों में जागरूकता बनाने के लिए कि भी रेड पांडा जो है इसका रहन सहन कैसा है, इसको संरक्षण प्रदान किया जाए, इसके बारे में लोगों को समझ प्रदान करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये जो इस बार मनाया गया था वो 19 सितंबर को मनाया गया था। वैसे ये जो 2010 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है वो 2010 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, 2010 से मनाया जा रहा है, और यह सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार जो सितंबर माह का तीसरा शनिवार था वो 19 सितंबर को था। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था वो 18 सितंबर को मनाया गया था। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं अपन कि 19 सितंबर जो अपना सही आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अभी अपन ने चर्चा की थी कि जो लाल पांडा हैं उनकी संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनमें समर्थन देने के लिए, मतलब वो अपना समर्थन प्रदान करें, रेड पांडाओं को प्रोत्साहित, उनका संरक्षण देने के लिए, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग अपना संरक्षण
समर्थन दें, इसलिए ये मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत जो है वो साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा की गई थी। दोस्तों रेड पांडा जो नेटवर्क है एक संस्था है जिसके द्वारा 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो पहला अपन ने अभी चर्चा की थी, जो 18 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। दोस्तों लाल पांडा क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि लाल पांडा की दो प्रजातियां होती हैं। एक तो हिमालयी रेड पांडा। हिमालयी जो रेड पांडा है ये कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। जिसमें अपन चर्चा कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम वाला जो एरिया है उसके अंदर पाया जाता है। और एक है चाइनीज़ रेड पांडा। ये दो प्रजातियां हैं रेड पांडा की जो पाई जाती हैं। आनुवांशिक रूप से ये क्या है? मांसाहारी प्रजाति है। आनुवांशिक रूप से एक मांसाहारी प्रजाति का जीव है जो मतलब मांसाहारी प्रजाति है जो पक्षियों के अंडे और कीड़ों को खाता है। लेकिन ज़्यादातर अभी देखते हैं तो ये बांस और जो मशरूम वगैरह है ये खाता है। ज़्यादातर ये बांस की शाखा, मशरूम आदि सहित पक्षियों के अंडों और कीड़ों को भी खाते हैं। मतलब एक आनुवांशिक रूप से एक मांसाहारी प्रजाति है, लेकिन ये शाकाहारी के जो गुण हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। लाल पांडाओं की जो औसत उम्र होती है वो 23 साल की होती है। और जो मादा पांडा होती है वो 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देती है। मतलब 12 साल की उम्र तक ही जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद ये बच्चे पैदा नहीं करते। रेड पांडा नेटवर्क के जो संस्थापक है वो कौन है? वो है ब्रायन विलियम्स जो है वो रेड पांडा जो नेटवर्क जिस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है उसके संस्थापक हैं ब्रायन विलियम्स। और इस जो रेड पांडा नेटवर्क संस्थान है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? यूजीन, ओरेगन में इसका मुख्यालय है। इस कड़ी में जो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि आंगरीता शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस देश से? आंगरीता शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका संबंध किस देश से है? 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत और चौथा है तिब्बत। दोस्तों आंगरीता शेरपा इनका संबंध जो है वो नेपाल से इसका सही आंसर जो होगा वो नेपाल से होगा। दोस्तों आंगरीता शेरपा जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले मतलब इन्होंने 1983 से 97 के मध्य लगभग 10 या उससे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और उस दौरान उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। दोस्तों ये जो है इनको 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने ले रखे हैं। पहला है इनको बिना ऑक्सीजन के लंबे समय तक माउंट एवरेस्ट फतेह करने में। और दूसरा है दिसंबर माह में जब ऑक्सीजन की मात्रा सर्दियों में और ही कम हो जाती है उस वक्त में इन्होंने बिना सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो इस वजह से भी इनको ये जो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो दिया हुआ है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। दोस्तों अपना जो सही आंसर था वो था नेपाल। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले व्यक्ति नेपाल के आंगरीता शेरपा। इन्होंने मतलब लोगों के लिए एक बार मुश्किल होता है, इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट जिसकी अपन कुल लंबाई कितनी है 8,848 मीटर मानते हैं, 8,848 मीटर मानते हैं, जिस पे उन्होंने 1983 से 96 के बीच 1983 से 96 के बीच दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार फतेह की है। दोस्तों कई बार इन्होंने 1983 से अभी अपन ने चर्चा की थी 1983 से 96 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार इन्होंने फतेह किया है, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर भी ये कई बार फतेह किया है। उन्होंने पर्वत चढ़ाई कौशल के कारण उन्हें स्नो लियोपोल्ड कहा जाता है। दोस्तों उनका जो पर्वत चढ़ाई का जो कौशल है इसके कारण इनको स्नो लियोपोल्ड की संज्ञा दी गई थी। स्नो लियोपोल्ड मतलब जो बर्फीला क्षेत्रों में जो पैंथर रहते हैं, जो अपनी चढ़ाई के कौशल से रहते हैं, वही कौशल की वजह से इनको स्नो लियोपोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। दिग्गज पर्वतारोहण को बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल आरोही के लिए एक प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें दिसंबर 1987 में
कब दोस्तों? दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी मान्यता दी है। मतलब सर्दियों में जब ऑक्सीजन की मात्रा और कम रहती है, उस वक्त दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट फतेह किया था दिसंबर 1987 में। दोस्तों इस कड़ी का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस है वो कब मनाया गया? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 18 सितंबर। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं अपन कि जो सही आंसर था अपना 18 सितंबर वर्ष 2003 से। दोस्तों ये कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय जल निगरानी दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो दिन है ये दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जल संसाधनों की सुरक्षा मतलब जल संसाधन जितने भी हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल निगरानी दिवस है वो स्थानीय नदियों, नहरों व जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। दोस्तों ये जो दिवस मनाया जा रहा है विश्व जल निगरानी दिवस, ये स्थानीय नदियाँ मतलब जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ के जो नहरें हैं, जल निकाय की स्थिति वो निगरानी हर उम्र के लोगों को, हर उम्र के जो लोग हैं उनको एक साथ लाता है, ताकि हर उम्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को भी ये बता सकें कि अपन को जल निगरानी जो दिवस है वो मनाते हैं। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी देख रेख करते हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इस वर्ष का जो विश्व जल निगरानी दिवस था, इसकी जो थीम है विशेष विषय था वो क्या था? सोल्व वाटर इसका विषय रहा है। दोस्तों इस दिन की जो शुरुआत है वो साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी। कहाँ से की गई थी? अमेरिका का जो एक स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, जो नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। इस आयोजन का समन्वय अब जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। ये जो आयोजन है इसका समन्वय किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका समन्वय किया जा रहा है जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा। दोस्तों ये थे आज के अपने जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे वो। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों को देख के आनंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपने आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनका आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।